हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर अरस्तू के बारे में। अरस्तू के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जीवन परिचय लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अरस्तू का और ये एक तरह से वन लाइनर क्वेश्चन जैसे होता है उसी तरह से अरस्तू के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जीवन परिचय लेकर के आया हूँ। तो आइए मैं आज की चर्चा शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी अपील है कि अगर जो हमारे काव्य क्लासेस में आप नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस गोरखपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए, यहाँ हमने लिख रखा है अरस्तू का जीवन परिचय। तो हम जब किसी के जीवन परिचय के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अमुक व्यक्ति का मतलब जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था और किस जगह पर हुआ था। तो मित्रों देखिए, हमने लिख रखा है अरस्तू का जो जन्म हुआ था वो 384 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? मकदूनिया के तट पर। किस जगह पर? स्टेगिरा नामक स्थान पर। मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान में पर इनका जन्म होता है। पिता का नाम निकोमैकस और माता का नाम फेस्टिस। निकोमैकस पिता का नाम, माता का नाम फेस्टिस। पिता एक शाही चिकित्सक थे और इनके दादाजी भी एक शाही चिकित्सक थे, यानी राजघराने के ये लोग राजवैद्य थे। तो अरस्तू को भी ऐसा माना जा रहा था कि अरस्तू भी आगे चल करके राजवैद्य बनेंगे। खैर, बात की चर्चा है। दूसरे स्थान पर हमने लिख रखा है अरस्तू के गुरु का क्या नाम था? तो मित्रों, अरस्तू के गुरु का नाम था प्लेटो। और अरस्तू जो थे प्लेटो की विद्वता से प्रभावित होकर के वो सिर्फ 17 वर्ष की आयु में वो प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर के कहाँ चले गए? एथेंस में। यानी कि प्लेटो मकदूनिया में पैदा होते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्लेटो की शरण में एथेंस जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। वो एथेंस जाते हैं और एथेंस में प्लेटो ने एक अपनी शिक्षा एकेडमी खोल रखा था। शिक्षा एकेडमी खोल रखा था। वहीं पर जाकर के अरस्तू प्लेटो के पास रह करके शिक्षा अर्जन करने लगते हैं। अब कह रहा है कि अरस्तू जो थे अपने जीवन के 20 वर्ष तक, यानी कि वो 20 वर्ष तक 347 ईसा पूर्व तक, यानी कि 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु होती है उसी समय तक, और उसी समय में और 20 वर्षों तक प्लेटो के पास ही रह करके अरस्तू शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहाँ? प्लेटो की एकेडमी में, यानी कि प्लेटो के शिक्षण संस्थान में। और प्लेटो ने जो शिक्षण संस्थान खोल रखा था जिसका नाम एकेडमी था, वह पूरे यूरोप का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। अब बात आती है कि प्लेटो जो थे अरस्तू के विद्वता से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि प्लेटो खुद अरस्तू को क्या कहते थे? वह उसकी योग्यता से प्रभावित था और अरस्तू को क्या कहता था? अकादमी का मस्तिष्क। यानी कि वह अपने विद्यालय का, अपने विश्वविद्यालय का एकेडमी को क्या कहता था कि प्लेटो को वह मस्तिष्क है, यानी कि शरीर बुद्धिमत्ताधारी। वो इस तरह से अरस्तू को प्लेटो बुलाया करते थे। अब ऐसा माना गया जब 347 ईसा पूर्व जब प्लेटो की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाने लगा कि अरस्तू जो है वो प्लेटो के सबसे प्रिय और नजदीकी शिष्य हैं। प्लेटो के ना रहने के बाद अरस्तू को ही एकेडमी शिक्षण संस्थान का प्रमुख बनाया जाएगा, उन्हीं को प्रधान बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा ना होने के कारण पीछे एक कारण बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अरस्तू पैदा होता है वो कहाँ होते हैं? मकदूनिया के स्टेगिरा नामक स्थान पर पैदा होते हैं और कहाँ जाते हैं? एथेंस में जाते हैं। तो ऐसा कहा गया कि भाई अरस्तू जो है वो विदेशी हैं, वो हमारे राज्य के रहने वाले नहीं है, यानी कि वो एथेंस के रहने वाले नहीं है, इसलिए इनको इस एकेडमी का प्रधान नहीं बनाया जाएगा और उनके स्थान पर प्लेटो के ना रहने के बाद प्लेटो के भतीजे को उसकी एकेडमी का प्रमुख बनाया जाता है। और उसके बाद वहां से अरस्तू फिर वापस चले आते हैं एथेंस के बाद। वो कहाँ जाते हैं? एशिया माइनर में। एशिया माइनर जाते हैं उन्होंने क्या
एकेडमी एक शाखा खोलते हैं, एकेडमी की एक शाखा खोलते हैं, एक दूसरा विद्यालय भी खोलते हैं। अब कह रहा है कि उसी समय एक राज्य के जो राजा थे जिनका नाम था अतार्नियस, अतार्नियस राजा थे जिनका नाम क्या था, हर्मिज। अतार्नियस के राजा हर्मिज थे और वह अपनी पुत्री, ये जो हर्मिज राजा थे वो अपनी पुत्री जो थी उनकी एक पुत्री का नाम था पीथियस। पीथियस से अरस्तु की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अरस्तु वहीं पर रहने लगते हैं। अब क्या होता है, वो अपने सामने कई 3 वर्षों तक वह यहाँ पर हर्मिज के राज दरबार में रहे। उन्होंने उनके राज दरबार का पतन देखा, सब कुछ देखा और पतन देखने के बाद उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपना एक नया निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है वहीं से उनकी राजनीतिक चिंतन करने की यात्रा प्रारंभ होती है। बाद में ये होता है फिर वो अपने राज्य 384 ईसा पूर्व कहाँ जाते हैं, मकदूनिया बुलाए जाते हैं। और मकदूनिया का जो उस समय के शासक थे फिलिप वहां के शासक थे और फिलिप का पुत्र था सिकंदर। 13 वर्ष के पुत्र फिलिप अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर की शिक्षा का कार्य किसको सौंपते हैं, वो सौंपते हैं अरस्तु को। वो अपनी शिक्षा का कार्य किसको सौंपते हैं, अरस्तु को वो सौंपते हैं। यानी कि सिकंदर का जो गुरु होता है विश्व विजेता, वही जो विश्व विजेता सिकंदर के नाम से हम लोग जानते हैं, अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। बढ़ते हैं पर बाद में 335 ईसा पूर्व में सिकंदर गद्दी पर बैठता है और सिकंदर चूंकि अपने गुरु अरस्तु का बड़ा सम्मान करता था और उनकी देखरेख बहुत ज्यादा करता था, उनकी बहुत बात मानता था। और पुनः जो अरस्तु के द्वारा खोए गए राज दरबार था अतार्नियस का, वो वापस करता है। और फिर एथेंस में अपने गुरु के लिए क्या करता है, वो निजी शिक्षण संस्थान खुलवाता है। कौन, सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के लिए एथेंस में एक निजी शिक्षण संस्थान खुलवाता है जिसका नाम क्या रखते हैं, लीसियम। ऐसा पूछा जाता है कि लीसियम की स्थापना किसने की, तो अरस्तु ने की थी। और यह अरस्तु लगभग 12 वर्षों तक यहाँ के प्रमुख रहे। किसके प्रमुख, लीसियम एकेडमी के शिक्षण संस्थान। बाद में 322 ईसा पूर्व उसके शिष्य अरस्तु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मकदूनिया में यानी कि यहाँ के जो जहाँ अरस्तु पैदा हुए थे वहां के विरोधी दल ने क्या किया, एथेंस में सत्ता प्राप्त कर लिया। बाद में अरस्तु को क्या हुआ, वह एथेंस छोड़कर फिर अरस्तु को भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, क्योंकि आप जब सुकरात के बारे में जानते होंगे, सुकरात के बारे में पढ़ते होंगे, तो सुकरात जो थे वह राजाओं के प्रति, धर्म के आडंबरों के प्रति वहां की जनता को क्या करते थे, जागरूक करने का प्रयास करते थे। ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ने भी एथेंस वासियों को जगाने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया। तो वहां के जो शासक थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, कहा अरस्तु को पकड़ लिया। अरस्तु अपनी जान बचा करके वह भागता है। वो सोचता है कि कहीं वह अरस्तु की तरह सुकरात की तरह अरस्तु को भी विष का प्याला ना दिया जाए या उसको मृत्युदंड ना दिया जाए। वो वहां से भागते समय क्या कहता है, मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बात प्राप्त करने का मौका नहीं दूंगा। यानी कि उसने क्या देखा था, सुकरात को मृत्युदंड पाते हुए देखा था। और फिर इसी पर क्या कहते हैं विचारक हैं फास्टर क्या कहते हैं, उस समय पर उस पर अपने समय की हलचलों का प्रभाव नहीं पड़ा और समकालीन घटनाओं से वह बिल्कुल विरक्त रहा। फास्टर कहते हैं, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम जानते हैं अरस्तु की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु जो था वह
प्रभुत्व संपन्न प्रतिभा का धनी था, उसके पास बहुत सारी जानकारियां थी। वह प्राणी शास्त्र का ज्ञाता था, प्रकृति विज्ञान का ज्ञाता था, ज्योतिष का ज्ञाता था, वो शिक्षा का ज्ञाता था, वो मनोविज्ञान का ज्ञाता था, तर्कशास्त्र का ज्ञाता था, अर्थशास्त्र का ज्ञाता था, और राजनीति विज्ञान का जनक तो उसे माना ही माना जाता है। उसको भाषण कला की अद्भुत शक्ति उसके भीतर थी, कला लेखन आदि सभी चीजों पर उसका क्या था, बहुत ज्यादा गहरा ज्ञान था सभी चीजों पर। अब हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में और इस तरह से सभी रचनाओं में, चाहे प्राणशास्त्र हो, तर्कशास्त्र हो, शिक्षण हो, कला हो, विज्ञान हो, तर्कशास्त्र हो, ज्योतिष हो, काव्य लेखन हो, सभी पर मिला जुला करके लगभग अरस्तु ने 400 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। कितनी मित्रों? 400 से अधिक पुस्तकों की रचना की। अब कह रहा है अगर जो हम सिर्फ राजनीति शास्त्र की प्रमुख रचनाओं की बात करें अरस्तु की, तो उस पर हम नजर डालेंगे तो सबसे प्रमुख पुस्तक उसकी क्या है? पॉलिटिक्स। और उससे थोड़ी कम महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? एथेंस का संविधान। उसके बाद एथिक्स। तो बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं, 400 प्लस रचनाएं हैं। ये संभव नहीं है कि हम व्हाइट बोर्ड पर लिख करके आपको बता सकें। तो ये सारी उसकी रचनाएं हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स के कितने भाग हैं? अरस्तु ने पॉलिटिक्स को कितने भागों में बताया है? तो पॉलिटिक्स के मित्रों क्या है? 8 भाग हैं। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।